अस्सलाम वालेकुम। CSS प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ सजल अशरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग। पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है, जो आपके पास नॉलेज है उसको पेपर पर आपने कैसे उतारना है, यही आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि CSS की जर्नी में एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस सीरीज, हमने देखा कि बिगिनर्स जो हैं वो CSS की तैयारी किस तरह कर सकते हैं, CSS के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने चाहिए, CSS MPT की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन इन आवर प्रीवियस सीरीज। अगर आपसे वो मिस हो चुके हैं लेक्चर्स, वो 3 लेक्चर्स अगर आपने मिस किए हैं तो डेफिनेटली आपको पहले उन्हें देखना चाहिए, उसके बाद इस लेक्चर नंबर 4 के ऊपर आपको आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज का पता है कि CSS डिमांड्स एक्सटेंसिव रीडिंग। आपकी रीडिंग हैबिट्स CSS डिमांड करती है। एक्सटेंसिव रीडिंग होगी आपकी, आपका नॉलेज कैसा है, आपका नॉलेज कैसा नहीं है, ये डिपेंड करता है CSS में एक्सेल करने के लिए। ठीक है। अब द थिंग इज दैट के एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि CSS की जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट कैंडिडेट टू कैंडिडेट मैटर करती है कि हर कैंडिडेट को एक रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड चाहिए होता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट 1 साल ले लेते हैं तैयारी करते हुए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 8 to 9 मंथ्स में तैयारी करते हैं, कुछ कैंडिडेट 7 to 8 मंथ्स में लेते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि जो सारा नॉलेज आपने 1 साल में, डिपेंड अपॉन कि किस टेन्योर में आपने तैयारी की है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आपने जो सारे का सारा नॉलेज रिटेन किया है, वो नॉलेज आपने पेपर के ऊपर कैसे उतारना है, ये बेसिकली कहलाता है आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग। आपका सारे का सारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने 3 आवर्स में अपने आप को किस तरह परफॉर्म करवाया है, आपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट किया है। ठीक है। सारे का सारा जो आपका फ्यूचर है, सारे का सारा आपने पास होना है, आपने फेल होना है, आपने टॉप करना है, आपने कौन से ग्रुप में जाना है, ये सब का सब जो है वो 3 आवर्स का ड्यूरेशन डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए कैंडिडेट्स को एडवाइस यही किया जाता है कि कैंडिडेट्स को रिटन प्रैक्टिस एग्जाम से पहले अपने रीडिंग प्रोसेस को जब वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ रिटन प्रैक्टिस पे भी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपको पेपर में आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अपना आप, इनफैक्ट ये बहुत से कैंडिडेट्स के साथ होता है कि आपको अपना आप नॉलेज के साथ ओवरस्टफ्ड लग रहा होता है, लाइक यू फील योरसेल्फ ओवरस्टफ्ड विद नॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एक अच्छे और गुड वर्ड्स को फाइंड करने में, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है। और इवन यू आर क्लूलेस एट दैट टाइम, जब आप पेपर में बैठे हुए होते हैं, अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की होती, आप पेपर में बैठे होते हैं, तो यू आर टोटली क्लूलेस अबाउट दैट हाउ टू स्टार्ट योर आंसर। आपने अपना आंसर स्टार्ट करना है, आपने कैसे अपना आंसर स्टार्ट करना है, आपने आंसर में क्या लिखना है। और ये यूजुअली इसीलिए होता है कि स्टूडेंट्स रिटन प्रैक्टिस के साथ नहीं जाते। ठीक है। सो इसीलिए आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, और वो एडवाइस यही है कि एटलीस्ट यू शुड हैव टू मेक योर हैबिट, यू शुड हैव टू मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर डेली। मतलब आप 1 आवर या 1.5 आवर जो हैं वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें डेली बेसिस पे, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन एटलीस्ट डेडिकेट अ पीस ऑफ टाइम, a chunk of time, a chunk of your schedule just for your रिटन प्रैक्टिस। अगर एज वी टॉक्ड अबाउट कि आपको डेली बेसिस पे 1 आवर या 1.5 आवर डेली बेसिस पे आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट करना ही करना है। और ये अगर आप ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज पेपर से पहले भी स्टार्ट करते हैं तो भी ये आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी एज कम्पेयर टू डैट कि अगर आप इस प्रैक्टिस को अपनी इनिशियल प्रेपरेशन डेज में ही इंक्लूड करें। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री या US हिस्ट्री को आपने एक गो थ्रू किया है 1 दिन में। ठीक है। लेट्स सपोज कि आप नाउ यू शुड हैव टू आस्क योर फ्रेंड टू गिव यू अ रैंडम टॉपिक। मतलब लेट्स आस्क योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से पूछें कि अपने फ्रेंड को कहें कि आपको कोई एक टॉपिक जो है वो दे दें, and then definitely at that topic
यू जस्ट स्टार्ट टू राइटिंग एट दैट टॉपिक अबाउट इट। ठीक है, आप उस टॉपिक के बारे में लिखना शुरू कर दें। आप उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस जिस तरह अटेम्प्ट करना है, आप उसे डेली बेसिस पे इस प्रैक्टिस को जब आप इंक्लूड करेंगे तो यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर सेल्फ, इन योर राइटिंग एक्सप्रेशन। हर चीज जो मिस्टेक्स आपको पेपर से पहले ही आइडिया हो जाएगा इनिशियल डेज में, जब आप इवन 7 to 8 मंथ्स पहले अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आप अभी से अगर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स का अभी से आइडिया हो जाएगा एज कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स जो अपनी रिटर्न प्रैक्टिस को ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज अपने पेपर से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। अब लेट्स सपोज आपने जो फर्स्ट फेज में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस तैयार किए थे, उसमें से आपने 10 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपने उसको रिटर्न प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लिया। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इट्स टोटली अप टू यू, अप टू योर एबिलिटीज, इट्स टोटली अप टू योर कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने 10 क्वेश्चंस जो आपने प्रिपेयर किए हैं, वहाँ पर उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आपने 1 आवर के टाइम ड्यूरेशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू कर देना है। लेट्स सपोज लेजिस्लेटिव एक्ट कब आया, पाकिस्तान में शिमला डेपुटेशन कब हुई, और जब क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब हुई, किस ईयर में हुई, वो सारा कुछ आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाइन वाइज उन चीज़ों को रिप्लेस करना है। ठीक है, बिकॉज इन CSS एग्जाम द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो यही होती है कि आपने एग्जामिनर के साथ अपने व्यू पॉइंट को कम्युनिकेट करना है। आपने अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको एग्जामिनर तक पहुंचाना है। नाउ अब आपने इनको कैसे पहुंचाना है, इट्स अप टू यू। ये आपके रिटन कैपेसिटीज पर, आपकी रिटन कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है, आपके एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने व्यू पॉइंट्स को प्रूव कैसे करना है, वो करते हैं हम आर्ग्यूमेंट से। और आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे बिल्ड करते हैं, ल्यूसिड लैंग्वेज यूज करके, अट्रैक्टिव लैंग्वेज यूज करके, एक सही डायरेक्शन में कम्युनिकेट करके हम एग्जामिनर को अपने व्यू पॉइंट के साथ एग्री करवा सकते हैं। आप एग्जामिनर को अपने व्यू पॉइंट के साथ बहुत इजीली एग्री करवा सकते हैं विद द यूज ऑफ राइट लैंग्वेज, विद द यूज ऑफ राइट एंड गुड वर्ड्स। ठीक है, अब द थिंग इज डैट कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जामिनर को कन्विंस करने में हेल्प आउट करेंगी। सो देयर आर 10 ways, 10 steps दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कन्विंसिंग द एग्जामिनर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज दैट सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ कंट्रोल। CSS में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस। ठीक है, अब द थिंग इज डैट कि आप जितने ज़्यादा काम, जितने ज़्यादा कंपोज और जितने ज़्यादा रैशनल होंगे, वो उतना ही आपको CSS को क्लियर करने में, CSS को पास करने में आपके लिए आसानी होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट डेफिनेटली अगर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल है तो आप अपने पेपर को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेप्ट द रियलिटी। आपकी तैयारी जैसी भी है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी बुरी है, आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया, आपने कितना टाइम दिया है, दूसरों ने क्या टाइम दिया है, इस चीज़ से परेशान होना छोड़ दें। जस्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करें, डू एक्सेप्ट द रियलिटी। सेकेंड थिंग इज दैट लुक अहेड। अगर कोई आपकी वीकनेसेस हैं, लेट्स सपोज आपकी वीकनेस है कि आपको लिखना अच्छे तरीके से नहीं आता, आपकी वीकनेस है कि आपको चीज़ें याद नहीं होती, तो चीज़ों के बारे में सोल्यूशन फाइंड करना सीखें, चीज़ों अपने फियर्स को ओवरकम करना सीखें। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने वीकनेस को ओवरकम करेंगे, अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे, तो यही आपकी की टू सक्सेस होगी। सो पहला पॉइंट आपका हो गया सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ कंट्रोल। सेकंड आपका पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट को आपने कैसे करना है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपके पास 30 मिनट्स होते हैं 20 MCQs के लिए, एंड रिमेनिंग 2 hours and 30 minutes आपके पास बचते हैं, वो हैं 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर हम इसको एवरेज इसकी निकालें हर क्वेश्चन के लिए, तो आपके पास ऑलमोस्ट बचते हैं 37.5 minutes फॉर 1 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। तो डेफिनेटली आपको टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है, आपको टाइम को इस तरह लेकर चलना है कि आपको पेपर के एंड वाले 30 मिनट्स में कोई भी प्रेशर फील ना हो। ठीक है, और आपका पेपर भी पूरा हो जाए। ठीक, तो जस्ट ट्राई कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 32 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर तक कंप्लीट कर लें, ताकि आप
जो भी प्रेशर है आपका, जो अगर प्रेशर फील हो भी रहा होता है एक नॉर्मल कैंडिडेट को, आपको उस टाइम पे वो प्रेशर फील ना हो। अच्छा, थर्ड स्टेप है आपका रीडिंग क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को 3 रीड्स दें। पहले आपने क्वेश्चन पेपर को रीड किया, फर्स्ट रीड में एक कैजुअल सी आपने रीडिंग उसको दे दी। सेकंड में आप देखें कि आपको कौन से आंसर जो हैं आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड रीड में आप ये चूज़ करें कि आप कौन से आंसर्स को बेस्ट तरीके से, कौन से आंसर्स को आप श्योर हैं कि आप ये क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू आ 12 मार्क्स और अ मार्जिन ऑफ 13 मार्क्स। सो थर्ड रीड आपको ये आपकी चीज़ जो है वो फाइनलाइज करके दे देगी कि आपने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देन हमारा फोर्थ स्टेप है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आपकी थर्ड वाली क्वेश्चन पेपर जब आप रीड कर रहे हैं, वाइल यू आर गिविंग योर थर्ड रीड एट द क्वेश्चन पेपर, ऑन द क्वेश्चन पेपर, जब आपकी क्वेश्चन पेपर पर आपकी नज़रें हैं थर्ड रीड के लिए, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी उसी वक्त हो जाएगी। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, आउटलाइन बनाना क्वेश्चन से पहले और क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये आपको क्लैरिटी देगी कि आपने क्या लिखना है, आपने कौन सा रेफरेंस यूज़ करना है, आपने कौन से रेफरेंस को यूज़ नहीं करना है, आपने कौन सी हेडिंग यूज़ करनी है। एंड डेफिनेटली ये सब जो है ये आपके क्वेश्चन पेपर की वर्डिंग पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी हेडिंग लिखनी है, आपने रेलेवेंट रहना है, आप कौन सा पॉइंट आपकी रेलेवेंस किया आपको रेलेवेंट रखेगा, कौन सा पॉइंट जो है वो आपके लिए रेलेवेंस जनरेट करेगा। सो डेफिनेटली इट टोटली डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वो है हमारा सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को, आइदर वो फर्स्ट क्वेश्चन है आइदर वो लास्ट क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस। इवन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने CSS अटेम्प्ट किया था और PMS अटेम्प्ट किया था, तो तब मेरे क्वेश्चंस, PMS में 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं विदिन 3 आवर्स। मेरे 5 क्वेश्चंस पूरे ही नहीं हुए जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि मैंने रिटन प्रैक्टिस को इग्नोर किया था, मैंने रिटन प्रैक्टिस की ही नहीं थी, मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ। ठीक है, सो इसीलिए आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन डैट कि आप लोग रिटन प्रैक्टिस को डेफिनेटली इंक्लूड करें। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द 6th स्टेप, दैट इज द ओपनिंग द आंसर। अब ये जो आपने आंसर को ओपन करना है, ये आपका किस में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आपने फर्स्ट लाइन ही आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस मीन्स एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है पहली ही लाइन में उसका आंसर आपने एक्सप्लेन करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ टॉपिक सेंटेंस और ओपनिंग द आंसर। Got it? If we talk about the 7th step, most crucial, और स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, वो है हेडिंग्स। हेडिंग्स कैसे दें, हेडिंग्स कितनी दें, हेडिंग्स किस तरह होनी चाहिए, 1 वर्ड हेडिंग हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, सिंगल वर्ड हेडिंग हो, डबल वर्ड हेडिंग हो, कोटेशंस कैसी होनी चाहिए, फिगर्स क्या होने चाहिए, मैप्स क्या होने चाहिए, रेफरेंसेस क्या होने चाहिए। ये जो 7th पॉइंट है ये स्टूडेंट्स को अपने आप में ही स्टूडेंट्स को सारा साल इंडल्ज रखता है। स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज रहते हैं कि स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता एंड दे जस्ट एंड अप विद गेटिंग मैस्ड अप देयर पेपर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी सिंगल वर्ड हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए। आपकी हेडिंग्स, योर हेडिंग्स शुड बी एक्सप्लेनेटरी इनफ, मतलब वो अपने आप को ही एक्सप्लेन कर रही हो। हेडिंग्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, उसके अलावा आपके जो रेफरेंसेस हैं वो अगर लेट्स सपोज आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं बराक ओबामा की, आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं इब्राहिम लिंकन की, तो आपने कोटेशन एग्जैक्ट कोटेशन लिखकर नीचे आपने इब्राहिम लिंकन का रेफरेंस, उसका नाम लाजमी लिखना है। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि अगर आप वो नाम नहीं लिखेंगे तो वो कोटेशन नहीं होगी, वो जस्ट एक सिंपल रैंडम वर्ड्स होंगे जिसका एग्जामिनर को पता भी नहीं होगा कि ये किसके हैं। अगर आप रेफरेंस दे देंगे तो डेफिनेटली इट विल ऐड टू योर सम, डेफिनेटली इट विल गोना गिव यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अच्छा, अब हम इस्लामियात की अगर बात करें तो इस्लामियात में आपने जो इम्प्रॉपर रेफरेंसेस होते हैं, मतलब हमने अगर आयात लिख दी है, लेट्स सपोज हमने अगर तर्जुमा लिख दिया है, तर्जुमे के नीचे हमने कोई वो सूरत की हेडिंग या आयत नंबर नहीं लिखा, तो ये हमें एक बहुत हैवी कॉस्ट करने वाला है। सो इसीलिए ट्राई टू अवॉइड दी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, बिल्डिंग आंसर्स। आंसर्स को आपने बिल्ड कैसे करना है। डेफिनेटली आप अपने आंसर्स को प्रूव करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू।
ठीक है, आपका ओपिनियन कैसा है, आपका ओपिनियन प्रैग्मेटिक होना चाहिए, आपका लॉजिकल ओपिनियन होना चाहिए, कोई मिथिकल बातें नहीं होनी चाहिए, कोई वहाँ पर मिस्टिकल चीज़ें नहीं आपने ऐड करनी। आपने अपनी पॉइंट्स को, आपने अपनी चीज़ों को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू आपने उसे प्रूव करना है। ओपिनियन को अगर आपने आर्ग्यूमेंट बनाना है तो आपने उसमें स्टैट्स, उसमें रेफरेंसेस आपने ऐड करने हैं। ठीक है, हर चीज़ को आपने सोशो पॉलिटिकल पाकिस्तान के हिसाब से, नेशनल इश्यूज के हिसाब से और उसे इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी आपने उसको कवर करना है आंसर को। सिर्फ और सिर्फ अगर वो नेशनल लेवल का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इट वुड गेट कवर इन इंटरनेशनल एक्सपेक्ट, और अगर नेशनल एक्सपेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, और अगर वो कोई इंटरनेशनल एक्सपेक्ट का टॉपिक है या इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है या करंट अफेयर्स का कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें इंटरनेशनल एक्सपेक्ट पूछा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर आप उसमें वो एक्सपेक्ट ऐड नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप एनालिसिस की एक सेपरेट हेडिंग बनाएं। ठीक है, मेक सेपरेट हेडिंग ऑफ एनालिसिस, इसकी वजह से आपको रिमार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा एज मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने एनालिसिस की हेडिंग नहीं बनाई होगी और आपने बनाई होगी तो डेफिनेटली आपके और उनमें मार्क्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और CSS एक मेक और ब्रेक गेम होती है, वहाँ पर आपके लिए एक एक मार्क भी डिपेंड कर रहा होता है, एक एक मार्क आपके ग्रुप की एलोकेशन को ऊपर नीचे कर देता है। सो इसीलिए ईच एंड एवरी मार्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो हमें उसके लिए जो भी करना पड़े हमें करना होगा। क्लोजिंग द आंसर्स, आंसर को क्लोज कैसे करना है। कंक्लूजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कभी भी इसे इग्नोर ना करें, हमेशा कंक्लूजन लिखें। अब एट द एंड इस टॉपिक को बात करने का मकसद क्या था, रेलिवेंट लिखें। ठीक है, कोहेरेंट लिखें, अपने वीकनेसेस को ओवरकम करें, अपने टाइम को मैनेज करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, और कभी भी इस चीज़ के एब्सर्ड आइडियाज़ में, मिस्टिकल आइडियाज़ में, मिथिकल आइडियाज़ में बिलीव मत करें कि CSS इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक। CSS ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सिस्टमैटिकली, रैंडम प्रिपरेशन नहीं, सिस्टमैटिकली प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह अलमाइटी विल गिव यू सक्सेस इन दिस सिचुएशन। ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड रेस्ट लीव टू अलमाइटी। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।